वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिवू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी और सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी के बारे में। जब हम इंडिया की डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट को असेसमेंट करने की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग स्कॉलर्स ने दो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पॉइंट्स दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो सक्सेसफुल है, और कुछ लोगों का मानना है कि ये जो डेमोक्रेसी है इंडिया में ये फेल हो चुका है। इसी दो व्यू पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके हम आज दो मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी को स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर हम प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी और सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी को स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों का अलग अलग क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और साथ साथ इंडिया में ये जो दो अलग तरीके का डेमोक्रेसी है इसका सिनेरियो किस तरीके से है, इसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखते हैं प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी। प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है जहां पर मेन फोकस होता है इलेक्ट्रल प्रोसेस के ऊपर, यानी कि जो इलेक्शन है इलेक्शन के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये हमें जो कागज कलम पे जिस तरीके का होता है लिखावट उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी। यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के जरिए हम प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्टोरल प्रोसेसेस, यानी कि यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस होते हैं। साथ साथ यहाँ पर कुछ इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारी इस डेमोक्रेसी को कंट्रोल करता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी कि अगर किसी एक जगह पर इलेक्शंस रेगुलरली हो रहे हैं, साथ साथ वहाँ पर इलेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को कंट्रोल करने के लिए कुछ इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस है, और साथ साथ वहाँ पर फ्री एंड फेयर अगर इलेक्शंस हो तो हम उस डेमोक्रेसी को बेसिकली प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी कहते हैं। वहाँ पर और भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि लॉ, लोगों को गवर्न करने के लिए कुछ लॉ होंगे जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गाइडेड होंगी। फिर यहाँ पर जो वोटर्स टर्न आउट है वो अच्छा खासा होगा, यानी कि जो भी लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अगर अच्छे खासे होंगे तो हम कहेंगे कि प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी है उस जगह पर है और वो सक्सेसफुल भी है। अब जब हम इंडिया की प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी इंडिया में बेसिकली माना जाता है सक्सेसफुल है, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिया में रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस देखते हैं, और साथ साथ यहाँ पर वोटर्स टर्न आउट भी बहुत बेहतर है। यहाँ पर जब हम एसेस करने की बात करते हैं प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी को, तो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके इसको हम एसेस करते हैं। एक है पार्टिसिपेशन और कंपटीशन, यानी कि यहाँ पर जो भी लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर ज़्यादा संख्या में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है, और अगर लोग कॉम्पीट कर रहे हैं, यानी कि जो भी लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वो लोग कॉम्पीट एक दूसरे के साथ इक्वली कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी। इंडिया में हम ये दोनों चीज़ों का देखते हैं, यानी कि यहाँ पर लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, इलेक्शन के टाइम पे लोग जाकर वोट देते हैं, और साथ साथ जो इलेक्शन में जो लोग लड़ रहे हैं उनका बीच में हम कंपटीशन भी देखते हैं। यहाँ पर इंडिया में ये जो प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी है इसका मेन पर्पस है ये इंडिया का जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है इसको अच्छा बनाना। यहाँ पर नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करना ही प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी का मेन पार्ट है। हम जब इंडिया का इंडिपेंडेंस देखते हैं, इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड से ही हम इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखते हैं। 1960s में हम कुछ लैंग्वेज की बेसिस पे इंसर्जेंसीज देखते हैं, यहाँ पर एथनिक वायलेंसेस भी हम देखते हैं, और हम जब कांग्रेस गवर्नमेंट जब सेवरल स्टेट्स पर 1967 पर हार गई थी तब उन लोगों ने इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया था, यानी कि 1975 से लेकर 1977 तक इंडिया में इमरजेंसी का सिचुएशन था, जहाँ पर जो भी कंट्रोल था सारा कंट्रोल था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास।
यहाँ पर अगर हम प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी देखें तो यहाँ पर प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी तो है, लेकिन फिर भी हमारा डेमोक्रेसी इतना बेहतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर हर किसी इंसान के पास नहीं था। इमरजेंसी के टाइम पर ही हम बेसिकली देखते हैं जो भी सेंट्रल में पावर था वो लोग अपने पावर सारे कंट्री में दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर ऑथोरिटेरियनिज्म, पर्सनलाइजेशन और कुछ इंस्टीट्यूशन का आगे आना हम देखते हैं, यानी कि जो भी लोग पावरफुल है वो अपना पावर दिखा रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिया का जो प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी है वो बेसिकली फेल हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो नॉर्मली प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी है ये तो सक्सेसफुल है, लेकिन कुछ टाइम पीरियड पे हम देखते हैं कि ये बेसिकली फेल भी हो गया था। लेकिन ओवरऑल जब अगर हम इंडिया की सिनारियो की बात करें तो यहाँ पर आजकल के टाइम पे हम देखते हैं कि रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन हो रहे हैं और लोग भी वोट देने के लिए जा रहे हैं। साथ साथ जो भी कॉम्पिटिटर्स है एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर पा रहे हैं। इस वजह से हमारा प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी इंडिया में माना जाता है सक्सेसफुल। फिर दूसरा जो डेमोक्रेसी है वो है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। यहाँ पर लोगों को इक्वल पार्टिसिपेट करने का हक दिया जाता है और साथ साथ यहाँ पर जो भी सोसाइटी है सोसाइटी की बेहतरी की बात की जाती है। यहाँ पर सिर्फ इलेक्शन के पार्टिसिपेशन की बात नहीं की जाती, यहाँ पर लोगों का किस तरीके का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, लोगों के बीच में इक्वलिटी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें ओवरऑल सिनेरियो देखकर देखा जाता है कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें देखा जाता है। यहाँ पर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक क्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, यानी कि जो भी सिटीजन्स हैं उनका सोशियो इकोनॉमिक क्वालिटी अगर बेहतर हो, ज़्यादातर लोगों का सोशियो इकोनॉमिक क्वालिटी अगर बेहतर हो तो वहाँ पर सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी माना जाता है। साथ साथ यहाँ पर हम टॉलरेंस फॉर डिफरेंट देखते हैं, यानी कि अलग अलग कल्चर होते हैं हमारे सोसाइटीज़ में, हमारे कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके का कल्चर, अलग लैंग्वेज होने के बावजूद अगर हम एक दूसरे को टॉलरेट कर पाए तो भी सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। और साथ साथ प्रोविजन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़, यानी कि जो भी लोग हैं उनको कुछ मिनिमम चीज़ें मिल रही है, हर किसी का कुछ ना कुछ चीज़ें फुलफिल हो रही है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति एकदम पीछे छूटा जा रहा है। अगर इस तरीके का चीज़ें हो, लोगों का ओवरऑल डेवलपमेंट की बातें की जा रही है, हर किसी को हक दिलाने की बातें की जा रही है, तब हम कह सकते हैं कि ये सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। और साथ साथ यहाँ पर जो भी लोग गवर्न हो रहे हैं उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने की बात की जा रही है। यहाँ पर जो भी लोग वोट दे रहे हैं उनके इंटरेस्ट को फुलफिल किया जा रहा है। अगर ये सारे चीज़ें हो, अगर हम रियली देखें कि डेमोक्रेटिक ऑर्डर फुलफिल हो रहा है, तभी हम इसको कह सकते हैं सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। अब देखते हैं इंडिया में सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी का क्या सिनारियो है। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी का व्यू पॉइंट रखते हैं, वो कहते हैं ये जो डेमोक्रेसी है ये बेसिकली एक लिमिटेड वे है। यानी कि जब हम नॉर्मल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो ये एक लिमिटेड वे में डेमोक्रेसी है। यहाँ पर फुल्ली हमें डेमोक्रेसी में नहीं मिलता है। और ये जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, यानी कि जो हम इलेक्शन के ज़रिए जो डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करते हैं, वो मिनिमल डेमोक्रेसी है। यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कॉम्पीट करती है, साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज होती है, प्रेशर ग्रुप, सिविल सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमारा जो डेमोक्रेसी है ये सफिशिएंट नहीं है, ये हमारे सारे चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पाती है। यही बेसिकली सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी के जो लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो इस चीज़ को मानते हैं कि हमारा जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल नहीं है। खासकर इंडिया में ये डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं है। यहाँ पर हम डेमोक्रेसी को किस तरीके से एसेस कर सकते हैं, यानी कि माप सकते हैं। इंडिया में हम डेमोक्रेसी को
उसके स्टेट के साथ किस तरीके का रिलेशन है इसके हिसाब से देख सकते हैं। अगर लोगों के बीच में सेकुलरिज्म है, फिर वेलफेयरिज्म है और हर किसी को डेवलपमेंट मिल रही है, तब हम कह सकते हैं कि हमारा सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी चल रहा है, यानी कि रियल में हम डेमोक्रेटिक है। अगर हम रियल में लोगों के हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हम डेमोक्रेसी देख सकते हैं, तभी ये बेसिकली सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी होता है। अब ये जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी है, इसको अचीव करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ है, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हम देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी है। यहाँ पर दलित्स को लेकर ओबीसी, महिलाएं, फिर ट्राइबल्स, एथनिसिटी, एनवायरमेंटल इशू, ये सारी चीज़ों को लेकर हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देखते हैं इंडिया में। इस वजह से इंडिया में सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी लाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर हम इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड से ही देखते हैं कि पावर हर किसी के पास नहीं होता है। लोग वोट देकर लोगों को तो चुनते हैं, लेकिन वो उनके भलाई के लिए काम नहीं करते हैं। इस तरीके का चीज़ों को खत्म करने के लिए सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, यानी कि हर लोगों को डेमोक्रेसी में लाने के लिए, हर किसी को हक देने के लिए इंडिया बहुत बार कोशिश कर चुका है। इस कोशिश में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हम लोगों ने ऑलरेडी 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, इसको हमने डिटेल में कवर कर रखा है। अब मैं यहाँ पर शॉर्टकट में बता देता हूँ। जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी कि पंचायती राज सिस्टम, यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की जाती है, जहाँ पर गांव में हर किसी के पास कुछ ना कुछ पावर होगा। यहाँ पर पावर को डिसेंट्रलाइज करने की बात की गई है और लोकल सेल्फ गवर्नेंस, यानी कि हर जगह पर हर किसी को थोड़ा बहुत पावर देने की बात की गई है। इस 73rd और 74th अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट में बेसिकली शहरों के लिए लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात की गई है। यहाँ पर भी शहर में लोगों के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की, यानी कि डिसेंट्रलाइज करने की बात की गई है। यहाँ पर ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा हम इंडिया में पावर को डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखते हैं। पहले जो सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर था, फिर धीरे धीरे ये पावर 73rd और 74th अमेंडमेंट के जरिए बाकी लोगों तक पहुंचा। यहाँ ये गांव से लेकर शहर तक हर जगह पर अब हम डेमोक्रेसी देखते हैं। इस अमेंडमेंट के द्वारा जो महिलाएं हैं उनको पावर दी गई, उनको रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई उनके लिए, फिर ओबीसी, दलित, इन सारे लोगों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, जिसके वजह से इंडिया का जो ग्रास रूट लेवल है, यानी कि जो निचला हिस्सा है, जो अनडेवलप्ड था, जिसके पास कुछ भी पावर नहीं था, डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं थे, इन सारे लोगों को धीरे धीरे डेमोक्रेटिक राइट्स मिलने लगे। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में धीरे धीरे ये जो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और थोड़ा बहुत हम इसको सक्सेसफुल कह सकते हैं। लेकिन ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, यानी कि 73rd अमेंडमेंट है, इसके द्वारा लोगों को पावर में लाने की कोशिश की गई है, महिलाओं को सामने लाने की बात की गई है। लेकिन हम अगर ओरिजिनली चीज़ों को देखने की कोशिश करें तो ये जो महिलाएं का पार्टिसिपेशन है, यहाँ पर ज़्यादातर टाइम पर देखा जाता है कि महिलाएं तो पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन ये गाइडेड है उनके घर के मेल मेंबर्स के द्वारा, यानी कि यहाँ पर मेल मेंबर्स ही डोमिनेट करते हैं, महिलाएं सिर्फ नाम के लिए होती है। यहाँ पर हम लोकल लेवल डेमोक्रेसी पे बहुत सारे क्राइम्स देखते हैं। यहाँ पर मानी के बेसिस पे, यानी कि पैसों के बेसिस पे लोगों को खरीदा जाता है। यहाँ पर ये सारे चीज़ों के वजह से, ये सारे प्रॉब्लम के वजह से जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है, ये भी थोड़ा बहुत इंडिया में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ गया है। जो हम देखते हैं कि सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी धीरे धीरे लाने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं, उसमें भी धीरे धीरे दिक्कतें आने लगी हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये इतना ज़्यादा फुलफिल नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी ये कोशिशें जो है इंडिया की, ये सारे चीज़ें हमारे लिए थोड़ा बहुत बेहतर ही करती है और डेमोक्रेटिक ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने में मदद भी करती है। अब आज के क्लास में हमने जो भी चीज़ें स्टडी की है,
अब आप लोगों को थोड़ा बहुत एग्जाम में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है ये जान लेना होगा। हम जब एग्जाम में जाते हैं आप लोगों को सिर्फ प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी और सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी क्या है ये नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों को जब भी आंसर लिखना है अगर सिर्फ सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी भी आया तो आप लोगों को सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ साथ इंडिया में किस तरीके का सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी है इसके बारे में लिखना होगा। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को इंडिया के बारे में मेंशन करना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को पूछा ही जा रहा है इंडिया के हिसाब से। इस वजह से केयरफुल रहिएगा और एग्जाम में अच्छी तरीके से चीजों को डिस्कस कीजिएगा। तो आज का क्लास यहां पर ही खत्म करता हूं। अगर क्लास से कुछ भी फायदा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।